नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की बात कार्यक्रम को लेकर के हम हाजिर हैं और इस कार्यक्रम में आपको हम दिन भर की जो राजनीतिक गतिविधि है, जो चर्चा है, उस बारे में आपको बताएंगे। साथ ही खबरों के पीछे की क्या खबर है, इस बारे में भी हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आज की खबर में शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करते हैं। नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर से कहा है कि वे 2 बार गलती कर चुके, अब आगे ऐसा नहीं करेंगे। नीतीश कुमार तो बार बार हाल के दिनों में देखें तो 3-4 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये बातें दोहराई हैं। आखिर नीतीश कुमार को यह बात हर मंच से कहने की क्या जरूरत पड़ रही है? अभी तो हाल फिलहाल में चुनाव भी नहीं है। सत्ता के गलियारे में या फिर राजनीतिक गलियारे में चर्चा यही है कि नीतीश कुमार पर लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है। न सिर्फ उनकी पार्टी के नेताओं को भरोसा नहीं है, बल्कि जो सहयोगी दल हैं उनको भी भरोसा नहीं है। विपक्षी पार्टी आरजेडी है, उसे भी भरोसा नहीं है। लिहाजा नीतीश कुमार को हर मंच से यह बात दोहरानी पड़ रही है कि वे 2 बार गलती कर चुके, अब आगे ऐसा काम, ऐसी गलती नहीं करेंगे। आज पटना में पशुपालन विभाग की तरफ से कार्यक्रम आयोजित की गई थी। उसमें केंद्रीय मंत्री, पशुपालन विभाग के मंत्री ललन सिंह भी मौजूद थे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी मौजूद थे और इन दोनों नेताओं की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने कहा कि वे 2015 और 2022 में गलती कर चुके थे आरजेडी की तरफ जाकर के, लेकिन अब वैसी गलती आगे नहीं करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। और आज से ठीक 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार में थे, सरकारी कार्यक्रम में गए थे और मंच से ही उन्होंने ये बातें कही कि हम 2 बार गलती कर चुके थे, अब आगे ऐसी गलती, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। उसके पहले अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि पटना में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का कार्यक्रम था IGIMS में, और उस मंच से भी नड्डा के सामने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम गलती कर चुके थे, आगे ऐसी गलती जो है वो गलती नहीं होगी। तो नीतीश कुमार के बार बार यह बात दोहराने के पीछे आखिर वे ऐसी बात क्यों दोहरा रहे हैं, नीतीश कुमार यह क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे जानकार यही कहते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले इसी बिंदु पर जब नीतीश कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि उनके बारे में गलतफहमी पैदा की जाती है, अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। मीडिया के द्वारा और विपक्षी पार्टी के द्वारा ऐसी चर्चा छेड़ दी जाती है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। तो यही वजह है कि हमारे नेता नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ती है। यानी कि नीतीश कुमार बार बार सफाई दे रहे हैं और सफाई यही इसी बात को लेकर के दे रहे हैं कि वे अब जो है अब कहीं जाने वाले नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, हमें सरकार चलाने में भारतीय जनता पार्टी के साथ सहूलियत हो रही है। आरजेडी के साथ हम गए थे तब परेशानी हो रही थी, सरकार चलाने में, व्यवस्था चलाने में परेशानी हो रही थी, लिहाजा हम उधर से इधर आ गए हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यह आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन बिहार वासियों को भरोसा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी जब हमारी बात होती है तो वे भी कहते हैं कि नीतीश कुमार की बातों पर भरोसा नहीं करिए, भरोसा नहीं जताया जा सकता है। आप देखेंगे 2013 के बाद नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में खटास आई। 2015 में नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ मिल गए, विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ मिलकर के लड़े, आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर के, और सरकार बनाई, महागठबंधन की सरकार बनी। 1.5 सालों तक सरकार चली, उसके बाद फिर से गठबंधन टूट गया और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई 2017 में। 2017 से लेकर के 2020 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के 2020 का चुनाव उन्होंने लड़ा। हालांकि 2020 के चुनाव में लोजपा की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी कमजोर हुई और इसके बाद कहीं ना कहीं आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगने लगे कि इन्होंने ही लोजपा को, इस पार्टी ने ही लोजपा को आगे किया, चिराग पासवान को आगे किया और अपने नेताओं को लोजपा के अंदर शामिल कराया, और हमारे नेता, हमारे कैंडिडेट की हार में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है।
कुछ दिनों तक तो यह सब कुछ चला, लेकिन 2022 आते आते रिश्ता टूट गया। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के रास्ते अलग हुए। फिर तेजस्वी यादव को इन्होंने डिप्टी सीएम बना करके बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन वो सरकार भी नहीं चली। 2024 जनवरी आते आते वो सरकार भी, महागठबंधन की सरकार गिर गई और नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के बिहार में वर्तमान में सरकार चला रहे हैं। तो कहने का मतलब यही कि नीतीश कुमार की बातों पर बिहार के लोगों को भरोसा नहीं है, और उसी भरोसा को कायम रखने के लिए, कायम करने के लिए, उसी भरोसा बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार इस बात को कह रहे हैं कि अब वे कहीं नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि वे उधर जा करके गलती कर चुके हैं। 2 बार गलती किए और उस गलती के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को जिम्मेदार मानते हैं और कहते हैं कि उनकी बेवकूफ़ी थी, उनकी गलती थी जो हम आरजेडी के साथ मिलकर गए। दूसरी जो बड़ी खबर है वो खबर जनसुराज को लेकर के है। जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी बनाई है और बिहार विधानसभा में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। तरारी सीट से उन्होंने प्रत्याशी को उतारा। पूर्व जो उप सेना प्रमुख थे उनको उम्मीदवार घोषित किया है। और आज जो है 2 सीटों पर, बेलागंज और इमामगंज जो गया जिले में है, इन दोनों सीटों के लिए जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। जनसुराज ने बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को उम्मीदवार बनाया है, अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। और प्रशांत किशोर ने एक सोची समझी रणनीति के तहत अल्पसंख्यक वर्ग से यहाँ पर उम्मीदवार दिया है। मंशा यही है कि अगर अल्पसंख्यक वोट हमारे खाते में आ जाता है तो निश्चित तौर पर हमारी बढ़त मिलेगी, हमारी अच्छी स्थिति, हमारे कैंडिडेट की अच्छी स्थिति हो सकती है। यानी कि अल्पसंख्यकों पर, मुस्लिम वोटरों पर डोरा डालने को लेकर के प्रशांत किशोर ने प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। इनके बारे में बताएं कि ये गालिब कॉलेज में 2002 से लेकर 2017 तक गणित के विभागाध्यक्ष रहे हैं। दरअसल पीके यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो पार्टियां हैं और हमारी पार्टी में कैंडिडेट चयन का जो तरीका है वो अलग है। हम बेहतर कैंडिडेट को, हमने सेना के वरिष्ठ अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी को हमने तरारी से उम्मीदवार बनाया। हम एक पढ़े लिखे जो आदमी, जो प्रोफेसर रहे हुए हैं, हम उनको बेलागंज से उम्मीदवार बना रहे हैं। और जो दूसरी जो सीट है इमामगंज, वहां से भी एक चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया है। इमामगंज सुरक्षित सीट है और जितन राम मांझी के सांसद बनने की वजह से वो सीट खाली हुई है। और वहां से जितेंद्र पासवान जो पेशे से चिकित्सक हैं और कहा जाता है कि न्यूनतम शुल्क पर ये इलाज करते हैं, ऐसा जनसुराज पार्टी का दावा है कि न्यूनतम शुल्क पर इलाज करते हैं। और कोविड के दौरान इन्होंने उस क्षेत्र में काफ़ी बेहतर काम किया था। इसी आधार पर हमने इन्हें उम्मीदवार बनाया है और चुनावी मैदान में हम इनको उतार रहे हैं। यह प्रशांत किशोर का दावा है और उनका स्पष्ट कहना है कि हम सबसे अलग उम्मीदवार दे रहे हैं। हमने तरारी में उम्मीदवार दिया, आप देखें तो सबसे अलग हट करके उम्मीदवार दिया। बेलागंज में हमने उम्मीदवार दिया है जो एक पढ़े लिखे आदमी है, रिटायर्ड प्रोफेसर है, विभागाध्यक्ष रहे हुए हैं गणित से, और हमने उनको प्रत्याशी बनाया है। जबकि इमामगंज में हमने एक चिकित्सक पर दाव लगाया है। तो कुल मिलाकर के कहें तो बिहार विधानसभा के उपचुनाव की में जो उम्मीदवारों को लेकर के जो तस्वीर है वो तस्वीर स्पष्ट होते हुए दिख रही है। प्रशांत किशोर ने 4 में से 3 जगहों के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान जो है वो ऐलान कर दिया है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो यह कि बिहार के वरिष्ठ IAS अधिकारी संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव की मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी गिरफ्तारी हुई। कल शाम यानी कि शुक्रवार की शाम ईडी ने दोनों को गिरफ्तार किया। गुलाब यादव को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जबकि वरिष्ठ IAS अधिकारी संजीव हंस की गिरफ्तारी पटना से हुई है। संजीव हंस की गिरफ्तारी के बाद तो उन्हें जेल भेज दिया गया और आज जो है गुलाब यादव को दिल्ली से पटना लाया गया है। विशेष जो अदालत है उसमें पेश करने की कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद उनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन जिस तरह से संजीव हंस की गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी के बाद सत्ता के गलियारे में, खास करके नौकरशाहों के गलियारे में जबरदस्त चर्चा है, जबरदस्त हलचल है।
और चर्चा यही है कि संजीव हंस की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन वो इतनी बड़ी मछली नहीं थे जितनी बड़ी मछली बिहार में है। यानी कि इनसे भी बड़े बड़े लोग हैं जिन पर अभी तक ईडी की नज़र नहीं गई है। समाज में भी या फिर अफसरों के बीच भी उनकी छवि बेहतर नहीं है, उन पर भी तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन संजीव हंस की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन अन्य जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी मछली है, क्या ईडी या फिर जांच एजेंसी वहां तक पहुंचेगी? चर्चा यही है। दिन भर कल शाम में जैसे ही यह खबर आई कि संजीव हंस को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, उसके बाद अफसरों का जो टोली है उनमें यह चर्चा शुरू हो गई कि संजीव हंस जो नीतीश कुमार के सरकार के काफ़ी करीबी चहेते माने जाते थे, उनकी अगर गिरफ्तारी हुई है तो क्या इस गिरफ्तारी के पीछे कोई बड़े लोग हैं? क्या बड़े लोगों के इशारे पर यह कार्रवाई हुई है? क्योंकि नीतीश कुमार तो ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं, केंद्र में भी जेडीयू शामिल है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। और वैसी स्थिति में बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो सरकार के चहेते माने जाते थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो क्या आने वाले दिनों में कोई और बड़ी कार्रवाई हो सकती है? क्या आने वाले समय में किसी बड़े अधिकारी पर, अन्य अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी? इसको लेकर के चर्चा जारी है। आईएएस अधिकारियों में भी चर्चा है कि हंस जी तो उस हिसाब से बड़ी मछली नहीं थे जिस तरह से बिहार रूपी तालाब में बड़ी मछली यहाँ पर है, और बड़ी मछली लगातार जो है अपना काम कर रहे हैं, अपना यूँ कहें कि जिस तरह से काम करें और जिस तरह से उनकी बदनामी है, तो क्या वैसी स्थिति में उन पर भी कार्रवाई होगी? प्रवर्तन जो एजेंसी है, जांच एजेंसी है, उनकी निगाह वहां तक जाएगी और उन पर कार्रवाई होगी। तो सत्ता के गलियारे में, नौकरशाही के गलियारे में इस बात की जबरदस्त चर्चा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अन्य अधिकारियों पर भी गाज गिरे, इससे इनकार नहीं किया सकता है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर से बड़ी खबरों के साथ, जो दिन भर की जो बड़ी खबरें होंगी उसको लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।